हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज जो लेक्चर है इससे हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। वो है इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। हाँ जी, लिख लें, आप टॉपिक डालते हैं पहले, इलास्टिसिटी और प्रत्यास्थता। इस टॉपिक को चालू करने से पहले या इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक बात ध्यान रखें कि ये चैप्टर आपके लिए कितने मार्क्स का है या इस चैप्टर से आपको क्या सीखना है। देखो, 11th क्लास में भी आपकी इलास्टिसिटी है और बीएससी की मैकेनिक्स में भी इलास्टिसिटी है। आप कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या है? बड़ा साधारण सा अंतर है। 11th क्लास में आप बेसिक अपना तैयार करते हो, व्हाट इज़ द स्ट्रेस, व्हाट इज़ द स्ट्रेन, स्ट्रेन कितने टाइप्स के हैं, मतलब प्रतिबल कितने टाइप के हैं, विकृति कितने टाइप की हैं, व्हाट इज़ द एनर्जी, इलास्टिसिटी एनर्जी आती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा, जिसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिक जो है वो 11th क्लास में है और इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, बैंकिंग ऑफ बीम, किसी भी छड़ में बंकन, कैंटिलीवर, ये सारे बीएससी के टॉपिक हैं। पूरी इलास्टिसिटी से बीएससी और 11th-12th को मिला के या 11th क्लास की इलास्टिसिटी को मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन यदि 11th क्लास से पूछा जाएगा तो 2 क्वेश्चन मैकेनिक्स से आएंगे जो बीएससी की होगी, और यदि एक क्वेश्चन बीएससी के मैकेनिक्स से है तो 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। मतलब ये जो टॉपिक है वो बड़ा एक दूसरे से लिंक है। यदि यहाँ आपको इलास्टिसिटी समझ में आ रही है 11th क्लास की, हालांकि बहुत ईजी टॉपिक है, ये आपका स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत हाई फाई और ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक पैटर्न हो रहा है क्वेश्चन का, वो भी बता देंगे, जो बार बार पूछा जा रहा है, यंग मॉड्यूलस से है, वो आ जाएगा आपको समझ में। और वहाँ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो ये इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। थोड़ी सी समझ ही आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी। ठीक है, चलिए ये बताइए कि आज तक हम जो समझते थे कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, हम समझते थे या हम आमतौर पर सोचें तो हम ये समझते हैं कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है कौन कितना खिंच सकता है। हमको ऐसा लगता है कि रबर शायद ज़्यादा इलास्टिक होगी बजाय स्टील के, लेकिन ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें लिखा है ये बात कि कौन कितना खिंच सकता है, ये इलास्टिसिटी नहीं है। खिंचने के बाद कौन वापस आ सकता है या कितना जल्दी वापस आ सकता है, ये इलास्टिसिटी है। मतलब अपने खिंचने का विरोध जो जितना ज़्यादा करेगा उसका इलास्टिक जो प्रॉपर्टी है, उसका जो प्रत्यास्थ गुण है, वो उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे हम स्टील को खींचते हैं तो बहुत कम खिंचता है, इसलिए स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। रबर ज़्यादा खिंचता है, इस वजह से वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, लेकिन रबर को छोड़ोगे तो वो स्टील की तुलना में कम मतलब बहुत ज़्यादा समय लेता है अपने पुरानी ओरिजिनल पोजीशन तक जाने के लिए। अभी हालांकि एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, पर एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इलास्टिसिटी का मतलब किसी भी खिंचने का विरोध करना, या खिंच के जो जितनी जल्दी वापस आएगा या जो वापस आ जाएगा वो इलास्टिक मटेरियल होगा। ठीक है, चलिए तो इलास्टिसिटी का जो शुरुआत है वो सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? डिफॉर्मिंग फोर्स, और हिंदी में आई थिंक इसको विरूपक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विरूपक बल। जैसे ही पता लग रहा है जो फॉर्मेशन को बिगाड़ दे वो डिफॉर्मिंग है। मतलब ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को या दोनों को चेंज कर दे। शेप का मतलब यदि कोई वस्तु ऐसे रखी तो उसको ऐसे कर दे, साइज का मतलब उसको दबा दे, तो यह दोनों का को चेंज कर दे, तो वो कौन सा फोर्स है? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, कभी काम आ जाएगी। क्या है? ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी या कोई भी पिंड की शेप एंड साइज में चेंज कर दे। हाँ जी, क्या कहलाता है? डिफॉर्मिंग या विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। अब बात आती है इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी का क्या डेफिनेशन होना चाहिए? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से
किसी भी बॉडी पर जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया जाएगा तो वो वापस अपनी मीन पोजीशन में या ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। मतलब जैसे कोई भी छड़ लटकी है या कोई भी लोहे का तार है, उसको आपने किसी भी फोर्स से खींचा और जो फोर्स लगाया आपने जिससे उसकी लंबाई में चेंज हुआ या उसकी शेप में चेंज हुआ, तो वो फोर्स कौन सा है? डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन छोड़ने के बाद यदि वो अपनी पोजीशन को वापस गेन कर रही है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी? इलास्टिक प्रॉपर्टी या इलास्टिक या प्रत्यास्थता कहलाएगी। ठीक है, इलास्टिसिटी कहलाएगी। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। हाँ जी, क्या डेफिनेशन है? वह गुण या वह प्रॉपर्टी, वह गुण जिसके कारण, वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु पर लगे डिफॉर्मिंग या विरूपण, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पर, फोर्स को हटाने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति या ओरिजिनल पोजीशन, अपनी वास्तविक स्थिति को रीगेन करती है या वापस प्राप्त करती है, रीगेन करती है। प्रत्यास्थता, ठीक है, या इलास्टिसिटी कहलाता है। वह गुण क्या कहलाएगा? अच्छा, एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस है और कई बार एग्जाम पेपर में आया है। क्या आया है? कौन सा मोर इलास्टिक है, स्टील और रबड़? बताइए। तो हम आंसर लिख रहे हैं सीधा, स्टील रबर की तुलना में, हाँ जी, स्टील रबर की तुलना में मोर या ज्यादा इलास्टिक है, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। कौन ज्यादा इलास्टिक है? यदि ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो एक बात ध्यान रखें, बड़ी साधारण सी है। ये है थ्योरेटिकल बात कि y जिसका ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। y मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में अभी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो स्टील का ज्यादा होता है और रबर का कम होता है। तो कौन ज्यादा इलास्टिक है? स्टील। ये भी बात ठीक है। आ जाओ बात समझते हैं। और हम यदि अब ये सोचें कि ये बात तो ठीक है सर, आपकी इलास्टिसिटी है और इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी है वो कम खींचना है या अपने खींचने का विरोध करना है, लेकिन एक चीज़ और होती है, वो होती है स्ट्रेस। क्या होती है? स्ट्रेस। इसके बारे में जानते हैं कि सर ये क्या है, और हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिबल। हाँ जी, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स आप कहाँ लगाओगे? सर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एरिया होगा। बड़ा ध्यान से समझो हम क्या कह रहे हैं। यदि यहाँ हमने एक सिलेंड्रिकल वायर को या किसी भी छड़ को, आप कुछ भी समझ सकते हैं, यहाँ लटकाया हुआ है और यहाँ से हमने इसको खींचा या नीचे की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बाहर की तरफ एक बल लगाया, हो सकता है कोई मास लटका के mg लगा दें, लेकिन बाहर से लगाया है। तो ये जो क्षण है ये अपने खिंचने का, अपने स्ट्रेच होने का अपोज करेगी, विरोध करेगी। किसके कारण? अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी जिसको हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। समझना, कोई भी फोर्स यदि आप नीचे लगाओगे तो ये जो क्षण है अपने नीचे लगने वाले फोर्स का अपोज करेगी, वो खिंचना नहीं चाहती। और वो जो खिंचना नहीं चाहती या वो अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहती है, वो प्रॉपर्टी ही इलास्टिसिटी है। तो अपने खिंचने का किसी ना किसी फोर्स से विरोध करेगी, और ऊपर वाला जो फोर्स है वो क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम ये कहें कि हमारी स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, तो स्ट्रेस की बड़ी साधारण सी डेफिनेशन है। ये कह रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स मतलब प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, इस एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है? स्ट्रेस। बात आया समझ में? हालांकि इन फ्यूचर में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स काम मिलेंगे, उसका कारण हम बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो ये है।
सभी जगह आपको ये लिखी हुई मिलेगी, और न्यूमेरिकल किसी और एक फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसका मतलब सिंपल बात में क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस को यदि हम सिग्मा से शो कर दें तो हम क्या लिखेंगे, सर हमारा रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज द स्ट्रेस। और दुनिया का कोई भी स्ट्रेस हो, अभी हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ेंगे, अभी हम वॉल्यूमेट्रिक पढ़ेंगे, मतलब आयतन प्रतिबल पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस भी पढ़ेंगे, सबका फॉर्मूला एक ही आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बना रहना चाहता है या वो एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है। हम आपसे ये पूछें इस रॉड का नेट एक्सेलरेशन क्या है, आप कहेंगे सर रॉड तो ऐसी है जैसी है, मतलब आपने खींचा और खींचने के बाद यदि इसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो हो गई, लेकिन लास्ट पोजीशन पे ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर हो गया होगा, तभी तो इसकी जो खींचने का नेचर है या इसका जो एक्सटेंशन है लेंथ में वो हो गया होगा। रिपीट कर रहे हैं, आपने फोर्स लगाया, फॉर एग्जांपल ये इतना सा खिंच भी गई, ठीक है, स्ट्रेच हो गई, लेकिन अब आके रुक गई। रुकने का मतलब क्या है, इसका एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है कि सर नेट फोर्स जो है वो कितना है, जीरो, मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, इसका मतलब यही तो होगा, तभी तो रुका है। इस क्षण में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो दोनों फोर्स कैसे हैं, बराबर। इसका मतलब हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, और यही हम न्यूमेरिकल के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि हमसे कहा जाता है कि एक 10 kg का मास किसी वायर से लटकाया गया है, तो जब 10 kg का वायर लटकाया गया है, 10 kg का मास लटकाया गया है, तो नीचे क्या आ जाएगा, m × g। ये किसकी तरह काम करेगा, Fext, एक्सटर्नल फोर्स की तरह, बाह्य बल की तरह है, और यही किसके बराबर है, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। तो हमारी प्रॉब्लम तो फाइनली सॉल्व भी हो गई, चाहे हमको Fr दे चाहे हमको एक्सटर्नल फोर्स दे, हम ये फॉर्मूला लगा के आ जाएंगे। चलिए साहब, हाँ जी, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो जाहिर सी बात है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट, सॉरी बिमा क्या है, डायमेंशन इसकी। न्यूटन होता है सर बल, m1 L1 T-2, ध्यान रखना, पहले भी बताए हैं, डायमेंशन को रटना नहीं चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2, m क्या है, मीटर है, मतलब लेंथ है, तो आप देखोगे m कितना है हमारे पास, 1 है, लेंथ कितनी है, ऊपर जाएगी तो -1 है, टाइम कितना है, -2 है। अरे सर ये तो प्रेशर के बराबर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लगभग प्रेशर के बराबर ही है। किसके बराबर है, किसके बराबर, स्ट्रेस प्रेशर के बराबर। बात आया समझ में, और जो डायमेंशन प्रेशर की है वही डायमेंशन किसकी है, स्ट्रेस की, कोई डिफरेंस नहीं है। जो यूनिट प्रेशर की है वही क्या है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर की। आप सोच रहे हैं क्या इसको सर पास्कल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, दाब ही तो है, ये है क्या, दाब है, इसको पास्कल बोल सकते हैं, इसको पास्कल बोल सकते हैं। अब हमारे जो स्ट्रेस हैं वो 3 तरह के हैं, एक बार आप ये नोट कर लो, फिर तीनों तरह के स्ट्रेस को अपन डिस्कस करेंगे।